हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सीआरपीसी का नेक्स्ट पॉइंट। हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर 17 और चैप्टर 17 डील करता है आपका चार्जेस से, यानी कि आरोप में हमने सेक्शन 211 यानी कि 211, 212, 213 और 214 214 तक हमने सेक्शन कवर कर लिए थे। आज हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन जो मैंने पिछले वीडियो में आपसे पूछे थे कि अगर मान लीजिए कि कोई चार्जेज बदलना है, अगर उसमें परिवर्तन करना है, परिवर्धन करना है तो उसका उस समय ट्रायल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इफेक्ट अगर पड़ता है तो उसमें क्या चेंजिंग हो सकती है, इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, ये सब क्वेश्चन, और यही जो क्वेश्चन हैं और इनके जो आंसर्स हैं वो हम आज इन्हीं सेक्शंस में कवर करने वाले हैं। तो सेक्शन 250 यानी कि 215, सबसे पहला सेक्शन आज हमारा है 215 और वो क्या है, इफेक्ट ऑफ एरर। ये ना चैप्टर 17 है और जो चार्ज से है, इसके आगे हम उसको आज कंटिन्यू करें उसके ही सेकेंड वीडियो में। तो अगर मान लीजिए कि जो चार्जेस लगाए गए हैं अगर उससे कोई गलती रह जाती है, उन चार्जेस में कोई गलती हो जाती है या मिस्टेक हो जाती है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो क्या इफेक्ट होगा यहां पर बताया गया है कि अगर तात्विक रूप से जो चार्जेस लगाए गए हैं उसमें अगर अभियुक्त जिसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं वो वास्तव में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो वास्तव में अगर भुलावे में पड़ गया है, वास्तव में अगर भुलावे में पड़ा है तो, और उसके कारण न्याय नहीं हो पाया है, ये दो रीजन है जो आपको ये बताएंगे कि अगर ऐसी कंडीशन है तो वहां पर उस इफेक्ट का जो गलती हुई है तो उस गलती में सुधार होना जरूरी है और उसको सही करना जरूरी है। और वहां पर जो साक्ष्य होते हैं जिसके बिहाफ पर अभियुक्त को सजा मिलती है, उन साक्ष्यों को पुनः भी बुलाया जा सकता है अगर अभियुक्त वाकई में भुलावे में पड़ा है और उसके साथ में न्याय नहीं हो पाया है। पर अभियुक्त कैसे भुलावे में पड़ सकता है और कैसे नहीं, सीआरपीसी में इस सेक्शन में कुछ इलस्ट्रेशन भी दिए हुए हैं। सबसे पहले हम एक केस देख लेते हैं इसका, पश्चिम बंगाल राज्य वर्सेस लेसन हक तथा अन्य AIR 1989 का ये मामला है। तो इस मामले में क्या हुआ कि अभियुक्त पर चार्जेस लगे और ट्रायल शुरू हो गई। उस ट्रायल शुरू होने के बाद में एविडेंस आते गए और अभियुक्त विक्टिम जो अभियुक्त है, एक्यूज पर्सन है, वो अपना क्या करने लग गया, बचाव भी कंटिन्यू करता रहा, उसका बचाव भी वो लगातार करता रहा और अंत में निर्णय दे दिया गया। तो यहाँ पर अब अगर वो बाद में अभियुक्त कहता है कि मैं भुलावे में पड़ गया था, तो यहाँ उसका ये एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि वो लगातार अपना डिफेंस तो करे जा रहा है, इसका मतलब वो कोई भुलावे में नहीं हुआ, वो कोई भी भुलावे में नहीं पड़ा है। इसी तरीके से एक इलस्ट्रेशन यहाँ दे रखा है कि एक फिक्स डेट, मान लो 21 जनवरी को खुदा बख्श नाम के एक व्यक्ति की हत्या हो गई। अभियुक्त को उसके लिए चार्ज किया गया। जब चार्जेस लगाए गए तो वहां पर खुदा बख्श की जगह क्या कर दिया गया, हैदर बख्श लिख दिया गया और उसकी ट्रायल कंटिन्यू चलती गई और उस ट्रायल में अभियुक्त भी अपनी बचाव के लिए साक्ष्य लाता रहा। तो यहाँ पर ये मिस्टेक
ये जो गलती है इसे तात्विक गलती नहीं माना गया है और ना ही इस गलती से क्या हुआ है, अभियुक्त भुलावे में पड़ा है। तो यहाँ पर उसके लिए दोबारा विचारण करने की या दोबारा साक्ष्यों को लाने की या विचारण को स्टार्ट से शुरू करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब ये तो हमने ये देखा कि वो कब भुलावे में नहीं पड़ता। अब हम देखते हैं कि वो किस कंडीशन में भुलावे में पड़ सकता है। अभियुक्त पर 2 व्यक्तियों की हत्या का चार्जेस था। 21 तारीख को हैदर बख्श का और 22 को खुदा बख्श का। जो एविडेंस वगैरह खोजे गए, मैं लिख देती हूँ क्योंकि हम भी घूम जाएंगे। पहले दिन क्या था, 21 को हैदर बख्श, एच लिख देती हूँ। 22 को क्या था, खुदा बख्श। हैदर बख्श के लिए उसको यहां पर चार्जेस लगाए गए और जो एविडेंस खोजे गए या जो इन्वेस्टिगेशन हुई वो किसकी हुई, खुदा बख्श की हुई। अब जब उसकी ट्रायल शुरू हुई तो क्या हुआ, उस पे आरोप इसके लगाए गए और जो एविडेंस है वो इसके आने लग गए, एविडेंस इसके लाने लग गए। तो यहाँ पर अभियुक्त ये नहीं समझ पाया कि उसके ऊपर किसकी ट्रायल चल रही है और उसने ना ही अपना डिफेंस किया, यानी कि उसने डिफेंस में भी अपने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक्चुअल में जो अभियुक्त है वो भुलावे में पड़ा है। तो यहाँ पर अगर ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन जो आपका ट्रायल है वो पुनः शुरू की जा सकती है। इसके साथ में एक सेक्शन और आता है, वो सेक्शन हम आगे पढ़ लेंगे, पर अभी मैं आपको उसका सेक्शन बता देती हूँ। वो सेक्शन है आपका सेक्शन 464। यहां पर अगर अपील पुनरीक्षण ये हो चुके हैं और वहां पर लगा कि न्याय एक्चुअल में नहीं हुआ है, क्योंकि जो चार्जेस लगे थे उसमें गलती हो चुकी है, जो चार्जेस हैं उसमें कुछ मिस्टेक हुई है, गलती हुई है। तो वहां अपील पुनरीक्षण के बाद भी क्या होगा कि जो उसमें उन चार्जेस को पुनः बदला जा सकता है, वो नए जो चार्जेस हैं वो लगाए जाएंगे, या तो पुनः विचारण शुरू कर दिया जाएगा या उसको स्टॉप करके उसके बाद का आगे का विचारण उसको कंटिन्यू किया जाएगा, यानी उस पहले वाले को स्थगित करके आगे उसको चलाया जाएगा। तो ये है हमारा सेक्शन 215, जहां क्या होगा कि अगर गलती होती है और अगर एक्चुअल में अभियुक्त भुलावे में पड़ जाता है और अगर उसके साथ न्याय नहीं हो पाता है तो क्या होगा, उसकी जो ट्रायल है उसमें जो आरोप लगे हैं उनमें बदलाव किया जा सकता है। इसीलिए चार्जेज बनाते वक्त बहुत ज्यादा सावधानी रखी जाती है। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 216, यानी कि सेक्शन 216, और वो आपका क्या करता है, कोर्ट में अल्टर चार्जेज कि न्यायालय कब चार्जेस में परिवर्तन कर सकती है। चार्जेस लग चुके हैं, बाई चांस चार्जेस में चेंजिंग करनी है, कुछ चीज छूट गई है जो इंपॉर्टेंट थी, और जैसा कि इसमें मैंने बताया 464 में कि कुछ ऐसी चीज जुड़ गई है जो नहीं जोड़नी थी। यहां इसे क्या कहेंगे, जो चीज नहीं जोड़नी थी पर जुड़ जाती है वो तो होता है आपका कुसंयोजन, और जो जोड़नी चाहिए थी और नहीं जोड़ी जाती है वो होता है असंयोजन। और ये दोनों ही यहां तो इंपॉर्टेंट है ही, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड में भी बेहद इंपॉर्टेंट है, उनको हम वहां पर अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर भी तो 2 पार्टीज होती है और दोनों पार्टीज में जो वो जॉइंडर होगा कि कब उनको जोड़ा जाता है, कौन कौन से जोड़े जाएंगे और कौन कौन से नहीं जोड़े जाएंगे।
फिलहाल हम सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, तो ये देखिए सेक्शन 216 कोर्ट में अल्टर चार्जेज, कोर्ट कब चार्जेस में परिवर्तन कर सकता है। ये क्वेश्चन है जो ये डायरेक्ट सेक्शन पूछा जाता है आरजेएस के अंदर, जुडिशियल एग्जाम के अंदर ये सेक्शन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि चार्जेस में परिवर्तन कौन से सेक्शन में बताए गए हैं, और ये भी पूछ लेते हैं कि चार्जेस में जो चेंजिंग है वो कब की जा सकती है। तो इसका सबसे बड़ा आपका क्या आंसर होगा, सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है इसका 216 का क्लॉज ए की डिसीजन यानी कि निर्णय सुनाए जाने से पहले चार्जेस में कभी भी परिवर्तन कर सकते हो। कब? निर्णय सुनाए जाने से पहले, निर्णय सुनाने के बाद नहीं, उससे पहले कभी भी किसी भी समय निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय चार्जेस में चेंजिंग की जा सकती है। अब चेंजिंग हो गई तो वो चेंजिंग जो वो परिवर्तन और परिवर्धन, या परिवर्धन भी होगा, परिवर्धन और परिवर्तन होगा। परिवर्तन यानी कि कुछ बढ़ाकर अगर लगाए गए हैं वो चार्जेस, तो वो चार्जेस अभियुक्त को पढ़कर सुनाए जाएंगे और उसे समझाए जाएंगे, क्योंकि चार्जेस न्यायालय की भाषा में लिखे जाते हैं, तो उन चार्जेस को अभियुक्त को पढ़कर भी सुनाना होता है और समझाना भी होता है कि आप पर ये चार्जेस लगाए जा रहे हैं और आपको इसके लिए दोषी ठहराया गया है। अब आप अपना उसी हिसाब से डिफेंस कीजिए। तो पढ़कर सुनाना है और समझाना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तो विचारण चलता रहेगा। अब मान लीजिए चार्जेज इस तरीके से लगाए गए हैं, जो चेंजिंग हुई है चार्जेज में वो इस तरीके से चेंजिंग हुई है कि उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा इफेक्ट, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी कि ऐसा है कि ठीक है, उसने कहा मुझे एक थप्पड़ मारा और बाद में कहा नहीं 5 थप्पड़ मारे, तो यहाँ पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अभियुक्त पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो जो विचारण चल रहा है उसमें चेंजिंग होने के बावजूद भी उस ट्रायल को कंटिन्यू जारी रखा जाएगा, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब ये तो मान लिया इफेक्ट नहीं पड़ा, तब की बात है, ठीक है। और अगर मान लीजिए इफेक्ट पड़ गया, प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, कहाँ तो हमको 10 साल की सजा मिलने वाली है और कहाँ हम छूट भी जाएं, या कहाँ हमारे छूटने के चांसेस हैं और हो सकता है अब 10 साल की सजा मिल जाए। तो यहाँ पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, पूरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो जहां पर पूरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा वहां पर ट्रायल नए सिरे से शुरू कर दी जाएगी। ये ट्रायल है वो नई तरीके से शुरू कर दी जाएगी। तो यहाँ विचारण चलता रहेगा और यहाँ पे क्या होगा, नए तरीके से विचारण चलने के इंस्ट्रक्शन दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, यदि आवश्यकता हो अभियोजन यानी कि जो बचाव पक्ष है, अगर वहां पर ऐसी आवश्यकता है कि अभियोजन पक्ष से पहले परमिशन लेनी है या उससे मंजूरी, ये देखिए मंजूरी अगर लेनी होती है उससे, तो वहां पर उससे मंजूरी लेनी पड़ेगी। चार्जेस में चेंजिंग करने से पहले यदि अभियोजन पक्ष से मंजूरी लेनी आवश्यक है उस मामले के तहत, तो वहां उसे मंजूरी लेनी भी पड़ेगी। तो ये है सेक्शन आपका 216। ये जो सेक्शन अब चल रहे हैं ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल एलएलबी के हिसाब से बल्कि जुडिशरी के हिसाब से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, सेक्शन आता है सेक्शन 217, रिकॉल ऑफ विटनेस व्हेन चार्जेस अल्टर्ड। जब चार्जेस आपके अल्टर्ड हो गए यानी परिवर्तन हो गए हैं और जब विचारण नए सिरे से शुरू होगा, तो मानिए कि विटनेसेस को भी दोबारा से बुला लिया जाएगा।
रिकॉल उनको कर दिया जाएगा कि आप आइए, और अब जब विचारण चेंज हुआ है तो अब आप अपने विटनेसेस दोबारा से दीजिए, ताकि अब उसके हिसाब से ट्रायल चलेगी। सेक्शन 217 यही कहता है। तो चैप्टर 17 है, मैंने बताया था उसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या था वो हमने पूरा कर लिया। 211 यानी कि 211 से लेके 217 तक, 211 से लेके 217 तक, 211 से 217 तक जो ये सेक्शन थे ये क्या बता रहे थे आपके, ये जो चार्जेस की थी, जो आरोपों की थी, वो अंतर वस्तु बता रहे थे, कि उसके कंटेंट बता रहे थे कि उसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी। अब हम क्या पढ़ेंगे, 218 से लेके 224 तक हम पढ़ने वाले हैं कि जॉइंडर कैसे होते हैं, चार्जेस जॉइंडर कैसे होंगे। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, क्योंकि वो पॉइंट भी अपने आप में बहुत बड़ा है और उसको समझना भी थोड़ा ढंग से है, क्योंकि मैंने जैसे ही बताया कि चार्जेस जो आपका चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।